Hello everyone. So today I'll be discussing the 2023 Economic Geology PYQ. First of all, I would like to tell you the reason that I have made this channel is to discuss the PYQs and the techniques that we basically use in the UPSC exam, how to eliminate the option and how to choose the correct option. And that could be only done when you have studied the topic well. There are many coaching institute that are already there, so I don't think I can do better job than them. They are perfectly fine in their job, but here the focus is lying on solving the PYQs. So study well from the books according to the syllabus. I have already mentioned the books and the syllabus and the topics that we need to do in the previous video, and here we are just doing the PYQs so that we will be able to align our preparation regarding these topics. So 97 question, I have told you 12 questions are there of each subject, 10 units are there. So it's a very simple math. Following that, okay, so 97 question पूछा which of the following pairs of metals is corresponding और मैच द फॉलोइंग है आपके मेटल का और आपके और मिनरल का. यही क्वेश्चन आपके पिछले बार वाले में भी आया हुआ था और ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है. सो आपको मिनरल्स और उनके और जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए. एक लिस्ट बना लो, पेस्ट कर दो वॉल पे पेस्ट ना हो तो अपने पास रख लो, डेली के डेली रिवाइज करते रहो, आपके माइंड में फिट हो जाएंगे. सो पूछ रहे हैं कि करेक्टली मैच्ड कौन से, यानी कि इसमें से 3 इनकरेक्ट है. तो ऐसे क्वेश्चन में आपका पता होना ज़रूरी है. 1-2 पता होंगे तब भी काम चल जाएगा. इसमें आप कुछ एलिमिनेट वगैरह नहीं कर सकते. ओके, निकल पेंटलेंडाइट, जिंक गैलेना, टाइटेनियम कैसिट्राइट एंड यूरेनियम वुल्फ्रामाइट. अब यूरेनियम थोड़ा सा आसान है इसका याद करना. कैसे? जो यूरेनियम होता है उसका होता है यूरेनिनाइट. यूरेनियम का होता है यूरेनिनाइट, और वुल्फ्रामाइट जो होता है वो होता है टंगस्टन का. ओके, टाइटेनियम का जो और होता है दैट इज़ इल्मेनाइट और रूटाइल. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया था 2023 में. सो इसको आप ज़रूर देखिए कि टाइटेनियम का क्या होता है, इल्मेनाइट या रूटाइल. कैसिट्राइट होता है आपका टिन का, ना कि टाइटेनियम का. जिंक का होता है स्फेलेराइट और लेड का होता है गैलेना. कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि गैलेना है नहीं, इट्स ऑफ लेड. ओके, नाउ सही है निकल का पेंटेंटाइट. ये एक सिग्निफिकेंट और है आपके निकल का. तो चार क्या आपको यहाँ पे 2 इसके 2 इसके 2 इसके और 1 इसका, तो 7 तो आपको यहीं पे याद हो गए, और पिछले बड़ी वीडियो के भी कुछ 4-5 आपको तब याद हो जाएंगे. सो इट्स सिंपल इज़ दैट. मेरी तरफ से रिपीट कर लीजिए. यूरेनियम यूरेनाइट, वुल्फ्रामाइट जो है टंगस्टन का, जिंक का होता है स्फेलेराइट, लेड का होता है गैलेना, टाइटेनियम का होता है इल्मेनाइट या रूटाइल, कैसिट्राइट का होता है टिन, और पेंटेंटाइट का होता है निकल. एज सिंपल एज दैट. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ए. नाउ कमिंग टू द 98 क्वेश्चन. अब आपसे स्ट्रक्चर और टेक्सचर से रिलेटेड पूछ लिया है. इसके रिगार्डिंग भी पिछली बार क्वेश्चन आया ही आया था. एक स्टेटमेंट दे दी, आपने पहचाना तो उसमें से क्या है. सो एन इंटरलेसिंग ऑफ मिनरलाइज वेनलेट्स ट्रेवर्सिंग होस्ट रॉक इज नोन एज. बोल रहे हैं कि इंटरलेसिंग मतलब देर इज़ इंटरलेसिंग ऑफ मिनरलाइज्ड वेनलेट्स. मतलब देर इज़ वी कुड से दैट देर इज़ अ होल वेनलेट्स, मतलब वेनलेट्स ऐसे फैली हुई हैं, एंड दे आर ट्रैवर्सिंग द होस्ट रॉक. वो क्या है? लैडर वेन, सैडल रिफ, फिशर वेन, स्टॉकवर्क. पता होना चाहिए क्या है. सो लैडर वेन्स क्या होती है? ये शॉर्ट पैडल वेन्स होती है, एकदम सीढ़ी की शेप में, कुछ इस तरह से. ठीक है, रिजेंबल द रंग्स ऑफ लेडर. ये टिपिकली अकर्स इन डाइक्स एंड दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड एज स्टॉकवर्क्स. सैडल रिफ्स क्या होते हैं? एंटिक्लाइन आर्क शेप डिपॉजिट्स इन फोल्डेड रॉक, एंड दे आर पर्टिकुलरली इन द हिंज जोन of the anticlines and do not form any interlacing network of veinlets. Okay, fissure veins क्या होता है? Cracks like ऐसे. So fissure veins are mineralized cracks or fractures in rocks, and they are filled with minerals deposited by hydrothermal fluids, and they are singular, larger veins than and an interlacing network. Stockwork, they are networks of closely spaced interconnected veinlets like this traverse the host rock, and they form a dense and irregular pattern of mineralization, making them ideal for large scale mining. So our answer is stockwork. Ladder vein से याद रखिए,
कुछ इस तरह से सैडल रिफ एंटिक्लाइन, fissure veins just like cracks are there, and stoke work, there is a huge interlacing mineralized veinlets. There is a huge framework of mineralized veinlets that is traversed to the host rock, and they are very fine for the mining purpose. So like that we have discussed the 2 questions. 10 are left. Coming to the 99 questions, so which one of the following terms refers to the precipitation and growth of minerals in veins exhibiting a banded appearance? फिर से एक स्ट्रक्चर टेक्सचर पे क्वेश्चन दे दिया है, 2 क्वेश्चन वहीं से आ गए हैं सीधे सीधे. बोल रहे हैं कि एक ऐसे टर्म पूरी स्टेटमेंट दे दी, टर्म पहचाननी है आपको. प्रेसिपिटेशन हो रखी है, ग्रोथ ऑफ मिनरल हो रखी है एक बैंडेड अपीयरेंस में. मतलब कुछ इस तरह से लाइक देयर इज अ प्रेसिपिटेशन हो रखी है मिनरल्स की, ठीक है, और दे आर एग्जिबिटिंग अ बैंडेड अपीयरेंस. सो विच वन ऑफ दिस फुलफिलिंग द क्राइटेरिया? वेसिकुलर फिल, क्रेस्टिफिकेशन, ब्रेशिया फिल, फ्रैक्चर फिल. सो यू शुड नो ऑल ऑफ देम ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू नो कि कौन सा क्या है. सो वेसिकुलर फिल जो है इट रेफर्स टू द फिलिंग ऑफ वेसिकल्स, स्मॉल कैविटीज इन वोल्केनिक रॉक. So there is no point of banded appearance or precipitation etc. Crestification, it refers to the banded appearance. It is formed by precipitation and growth of minerals in veins. Brachiophyll refers to the filling of spaces that is present within a breccia, and the rock is composed of broken fragments of minerals or rocks. Fracture fill, it refers to the deposition of minerals within the fracture or cracks in rocks. So our answer is crestification. Quite simple. Another question is which one of the following mineral assemblages refers to the black ore associated with Kuroko type deposit? So you should know what is Kuroko type deposit, and पूछ रहे हैं कि इनमें से ब्लैक और Kuroko type deposit में क्या होता है. तो यानी कि Kuroko type deposit में ब्लैक और प्रेजेंट है, ये चीज़ पहले आपकी जस्टिफाई होगी, ठीक है. तो ब्लैक और से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगी कौन कौन से मिनरल्स का कलर्स ब्लैक होता है और वो क्या इसमें मैच आउट हो सकते हैं. सो Kuroko type deposit, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है. Kuroko type deposit जो है वो सबमरीन वोल्केनिक, मतलब इट्स प्रेजेंट, दिस हैपन्स विदिन अ सी, सबमरीन volcanism and submarine, that is volcanism that is happening under water. Hydrothermal activity is there and they result in layered sulfide minerals. The key minerals include sphalerite, that is a zinc sulfide, galena, that is a lead sulfide, barite, that is barium sulfate. So like that, just remember Kuroko type deposit में आपके zinc sulfide, lead sulfide and barite, that is barium, ये प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ दूसरे ऑप्शंस, मैग्नेटाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल. जो ये मिनरल्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक प्रोसेस. मैग्नेटाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल मैफिक और अल्ट्रामैफिक रॉक से. ओके, एंड दे आर नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया फॉर व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट. चैल्कोपाइराइट, कोबेलाइट, मोलिब्डेनाइट, ये जो मिनरल्स होते हैं ये पोरफायरी कॉपर डिपॉजिट्स के होते हैं, हाइड्रोथर्मल सिस्टम. स्फेलेराइट, गैलेना, बेराइट, ये हमारा जो है Kuroko type डिपॉजिट में होता ही होता है, ब्लैक और ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ सल्फाइड मिनरल्स. ओके, नाउ पायराइट, चैल्कोपाइराइट, डाइजेनाइट. दिस assemblage is typical of hydrothermal deposit but it is not specific to Kuroko, which is more associated with zinc, lead and barium sulfides. Okay, now what was our answer? This was one our answer. Now coming to the 101 question. So which one of the following statement regarding alluvial placer is not correct? You should know what is alluvial placer. तो मैं पता होना चाहिए कि alluvial placer क्या होते हैं, fluvial placer क्या होते हैं, alluvial placer क्या होते हैं, everything. So alluvial placer पहले जान लीजिए क्या है. alluvial placer जो है वो weathering और decomposition of rock की वजह से फॉर्म होते हैं with the minerals accumulating on the surface in the soil profile. And these deposits often contain heavy minerals like gold, tin, gemstone resistant to weathering. Also alluvial placers जो हैं मैं ऑप्शन से बता देती हूँ. सो alluvial placer जो हैं दे आर फॉर्म ड्यू टू meandering of rapidly flowing stream. No, they are not. They are the fluvial placer that are formed by meandering of rapidly flowing stream. Because alluvial placers are not formed by streams or by in situ weathering and gravitational movement on hill slope. They are not. They are just formed by कि movement of hill slope is happening, in situ weathering is there, short distance. मतलब ऐसा होता है कि डिस्टेंस के बेसिस पे भी होता है. ये माउंटेन है, माउंटेन फ्रंट के ऊपर alluvial places का बहुत जो है प्रोसेसिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है. alluvial places formed upon hill slopes, correct. They form as minerals are weathered out of parent rock and accumulate on slopes. Alluvial places are formed without the direct action of stream, unlike alluvial placer. This is also correct because unlike alluvial placers which are transported, deposited by water, alluvial placers form in place. In situ process is there. Okay. Now alluvial placer can be an initial stage before the material is transported by water to form stream placers.
they can be reworked by stream to form alluvial places. ओके, सो एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि alluvial places जो हैं वो meandering of rapid flowing stream से तो बने ही नहीं. क्यों? उसके अंदर meandering और river का ये fluvial है. दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. alluvial places जो है वो माउंटेन फ्लड के बाद अपहिल स्लोप्स के ऊपर बन जाते हैं. इन सिटू प्रोसेस होता है वहाँ पे. alluvial places are formed without stream action. Of course it is not required. stream action नहीं required है. weathering process से enough हो जाता है. alluvial placer एक initial stage होता है. जैसे जैसे आपका distance बढ़ता रहता है वैसे वैसे places के नाम भी बदलते रहते हैं. So alluvial is for that is in an initial stage and in the formation of stream places. Then the stream places form. Coming to the 102nd question. So consider the following statement regarding alteration during mineral deposit. Statement 1 and statement 2. आपको दे दी है और बोल दिया है कि अल्ट्रेशन जो होती है ड्यूरिंग मिनरल डिपॉजिट फॉर्मेशन उसके बारे में स्टेटमेंट्स है. पोरफायरेटिक अल्ट्रेशन जो है वो करेक्टराइज करी गई है बाय द डेवलपमेंट ऑफ मोन्टोमिनरलाइट, पायराइट एंड टूरमलिन. सेकेंड है स्टेटमेंट फेनेटाइजेशन इज एसोसिएटेड विद कार्बोनेट होस्टेड डिपॉजिट्स एंड इज करेक्टराइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ टॉग, सर्पेंटाइन एंड ऑर्थोक्लेस. सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट क्योंकि पोरफायरेटिक अल्ट्रेशन जो है इट इज़ करेक्टराइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ क्लोराइट, एपिडोट, कैल्साइट, पायराइट, नॉट मोन्टोमिनराइट और टूरमलिन. स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. फेनेटाइजेशन एक ऐसा अल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जो कार्बोनाटाइट एल्कलीन इग्नियस कॉम्प्लेक्सेस में होता है एंड इट इज़ करेक्टराइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स लाइक एगराइन, अल्फ्रेड सोवनाइट, नेफेलिन, नॉट टैल्क, सर्पेंटाइन एंड ऑर्थोक्लेस. सो इट इज़ अ प्रोसेस. सो यू शुड द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू टेल यू कि यू शुड रीड अबाउट. ओके, वेयर इज दैट? Just a minute, yeah. Okay, so the process आपको रिगार्डिंग ऑल्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ने की ज़रूरत है, इसीलिए ये आपको बताया गया है कि पोरफायरेटिक अल्ट्रेशन एक मैग्नेटिक इग्नियस कॉम्प्लेक्स होता है. इसमें ये मोन्टोमिनराइट ये सब क्ले मिनरल्स क्यों प्रेजेंट होंगे. फेनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है इसमें कार्बोनेट की जगह कार्बोनेटाइट इग्नियस कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं. नेफिलिन जो है कुछ याद ना रहे तो कम से कम नेफिलिन ज़रूर याद रखिएगा कि ऐसी जगह पे फेनेटाइजेशन में वी हैव द प्लेसेस इन किशनगढ़ एंड ऑल, देयर वी हैव दिस फेनेटाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूज अबंडेंस एंड उसकी वजह से जो रॉक्स में हमको नेफिलिन जो है काफ़ी ह्यूज अमाउंट में मिलता है. ओके, now coming to the why this is getting so difficult to handle. Okay. 103 क्वेश्चन मैच पे पूछ लिया. अगला क्वेश्चन ये भी आपका प्रोसेसेस से ही है, मैग्नेटिक प्रोसेसेस से. स्टैटिफॉर्म क्रोमाइट, कॉपर निकल सल्फाइड, पेगमेटाइट, लेयर ऑफ टाइटेनिफरस, मैग्नेटाइट. आप हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे सल्फाइड आएगा वहाँ पे इमिसिबिलिटी आएगी. तो लिक्विड इमिसिबिलिटी ये तो आपका बी का 3 के साथ हो गया. तो ये 2 ऑप्शन आपने अपने लिए एलिमिनेट कर दी, अपने लिए सिलेक्ट कर लिए. ये 2 आपने एलिमिनेट कर दिए. इसके बाद आप देखिए सी का 2 पेगमेटाइट, जो सी का है वो 2 ही होगा. लेट मैग्नेटिक इंजेक्शन, पेगमेटाइट वहाँ से आ गया. स्ट्रैटिफॉर्म क्रोमाइट जो है दैट इज़ अर्ली मैग्नेटिक प्रोसेस एंड लेयर ऑफ टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट इज रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन. सो दैट इज़ ऑल. आप लोग ये चीज़ समझिए कि जो आपके कॉपर और निकल सल्फाइड्स होते हैं, सल्फाइड्स आर नोन फॉर इमिसिबिलिटी, प्रोड्यूसिंग इमिसिबिलिटी. सो दैट इज़ लिक्विड इमिसिबिलिटी. पैगमेटाइट आपका लेट मैग्नेटिक इंजेक्शन होता है. ओके, एंड स्ट्रैटिफॉर्म क्रोमाइट, स्ट्रैटिफॉर्म इज समथिंग दैट इज अर्ली मैग्नेटिक प्रोसेस दैट हैपन्स व्हेन process is still going on, then only stratiform chromite forms. Coming to the 104 question. So statements are there and now the statement is regarding metastomatic mineral deposit. So mafic, ultramafic intrusives are commonly associated with metastomatic deposits as they can expel large quantity of mineralizing fluids compared to felsic intrusives. Carbonate rock hosts many metastomatic deposits compared to arenaceous sedimentary rock. This statement is correct. आपके जो कार्बोनेट रॉक्स होते हैं वही मेटास्टोमेटिक डिपॉजिट्स जो हैं स्कांस वगैरह इन सबको देते हैं. एरेनिशियस सेडिमेंट्री रॉक आपने आज तक सुना है कोई सैंड या सैंडस्टोन वगैरह कुछ है? नो. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो आइदर दिस और दिस. नाउ जो आपके मैफिक अल्ट्रामैफिक इंट्रूसिव्स होते हैं वो बोल रहा है कि दे आर
commonly associated with metastomatic deposit because large quantity of mineralizing fluids is there. In metastomatic fluids play a major role as compared to that of felsic intrusive. So मैफिक अल्ट्रामैफिक इंट्रूसिव्स वो सच में वोलेटाइल में बहुत रिच होते हैं और वो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मिनरलाइजिंग फ्लूइड्स जो हैं वो रिलीज करते हैं. और कार्बन रॉक जो हैं बिकॉज ऑफ देयर ड्यू टू देयर रिएक्टिव नेचर कॉमनली होस्ट मेटास्टोमेटिक डिपॉजिट कंपेयर टू लेस रिएक्टिव एरेनिशियस सेडिमेंट्री रॉक. सो सॉल्व उससे ही हो गया. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. अब आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन. ये आपका लिटराई मतलब ओके अंडर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वेदरिंग कंडीशन पहली वेदरिंग कंडीशन दे दी कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेदरिंग कंडीशन होते हैं हमें पता है. डोनाइट्स जैसे पेरिडोडाइट्स जैसे जो रॉक्स होते हैं वो लिटराइजेशन के थ्रू जाते ही जाते हैं. तो कौन से ऐसे फॉलोइंग सिलिकेट मिनरल्स हैं जो ऐसी लेटराइट्स में फॉर्म्ड होते हैं. सिलिकेट मिनरल पूछ रहा है. जियोथाइट, गार्नेराइट, गिप्साइट, ग्रेनाइट. सो जियोथाइट एक आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड मिनरल है. सिलिकेट मिनरल नहीं है. ये वेदरिंग एनवायरनमेंट में मिलते हैं जियोथाइट पर नॉट हेयर. गार्नेराइट इज करेक्ट. इट्स अ निकल रिच सिलिकेट मिनरल एंड इट इज फॉर्म्ड इन लेटराइट्स वेदरिंग ऑफ अल्ट्रामैफिक रॉक लाइक डोनाइट एंड पेरिडोडाइट. तो ये है स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा फीड इन करने की. गिप्साइट जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिनरल होते हैं. ये बॉक्साइट में मिलते हैं. ये सिलिकेट मिनरल नहीं होता है. ग्रेनाइट एक आयरन रिच एम्फीबोल मिनरल होता है एंड ये मेटामॉर्फिक रॉक में फाइंड किए जाते हैं एंड दे आर टिपिकली फॉर्म्ड इन बट नॉट टिपिकली फॉर्म्ड इन लेटराइट्स. सो चीज़ यह क्या है समझने की. आप सोचोगे कि हाँ लेटराइट्स आ गए एल्यूमिनियम की बॉक्साइट से रिलेटेड है तो एल्यूमिनियम से गिप्साइट. हाँ ये नहीं, ऐसा नहीं है. गिप्साइट इज प्रेजेंट इन बॉक्साइट. लेटराइट से रिगार्डिंग आपका सिलिकेट मिनरल है तो डैट इज गार्नेराइट. ग्रेनाइट एंड जियोथाइट दैट इज आयरन दैट इज नॉट सिलिकेट एंड ऑल. ग्रेनाइट तो मैंने अभी आपको बताया ही है. तो कुछ इस तरह से आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने पड़ेंगे. नाउ कमिंग टू द 106 क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल इज नॉट करेक्ट. कोल के बारे में 4 स्टेटमेंट दे दिए. पूछ रहे हैं क्या सही नहीं है. पीट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट स्टेज इन फॉर्मेशन ऑफ कोल. दैट इज करेक्ट. लिग्नाइट हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट. दैट इज ट्रू. Bituminous coal has low moisture content. That is also true. Anthracite has low sulfur content. Just a minute. Bituminous coal has low moisture and high volatile content. Okay, so that's this. Okay. I'll explain you in detail. So C option is bituminous coal का low moisture होता है. Okay. And high volatile content होता है. मैं इसकी पूरी टेबल अभी आपको बताऊंगी. तो पहले तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. पीट जो है वो फर्स्ट स्टेज फॉर्मेशन कॉल की बताती है. पीट एक इनिशियल स्टेज होती है फॉर्मेशन ऑफ कॉल की एंड इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द accumulation and partial decomposition of plant materials in wetland. Now lignite has high moisture content. That is correct. lignite को brown coal भी कहते हैं. high moisture content होता है. more mature coal types like उनसे bituminous coal से ज़्यादा होता है. bituminous coals का low moisture content होता है और high volatile content होता है. bituminous coal का moderate moisture content होता है. Okay. anthracite has low sulfur content. anthracite is highest rank of the coal with low moisture, low volatile content and low sulfur content. सब कुछ low है. So let me give you the table. So क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो USA has given some schemes regarding how to know this all type of coals and ranking and etc. So how does that work? We have 2 methods: proximate analysis and second one is ultimate analysis. Okay, we have 2 type of analysis. proximate analysis के अंदर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि we have 4 criteria. One is fixed carbon. कितना फिक्स्ड कार्बन है. ठीक है. सेकेंड इज वॉलेटाइल मैटर कितना है. ओके. थर्ड इज मॉइस्चर कितना है. फोर्थ इज ऐश कितनी है. ये 4 चीज़ों से आपके कोल्स जो हैं वो डिवाइडेड हो जाते हैं. कैसे. सबसे पहले आपका एंथ्रासाइट ले आइए आप. ठीक है. फिर आप ले आइए बिटुमिनस. फिर आप ले आइए सब बिटुमिनस एंड देन आप ले आइए
लिग्नाइट। ओके, और वही 4 के 4 जो आपके क्राइटेरियाज है, फिक्स्ड कार्बन, वॉलेटाइल मैटर, मॉइस्चर, ऐश, ये हैं। ठीक है, नाउ एंथ्रासाइट 83.8, just a minute, let me use the another pen. 83.8, 5.7, 2.58, bituminous 70, 20.5, 3.3 and 6.2, subbituminous 45.9, 30.5, 19.6 and 4, 30.8, 28.2, 34.8, 6.2. नाउ ओके, सो अब आप देखिए कि एंथ्रासाइट में आपका जो आपका फिक्स कार्बन है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद आप वोलेटाइल मैटर में देखिए सबसे ज़्यादा किसका है। सो आई गेस वी हैव द सबबिटुमिनस। मॉइस्चर कंटेंट आप देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, लिग्नाइट का। और ऐश कंटेंट तो आप देख ही रहे हैं कि इट्स 48। ओके, सो दिस इज़ अ टेबल। सो बिटुमिनस कोल का लो मॉइस्चर कंटेंट होता है, सीधी सी बात है। 3.3 लो मॉइस्चर कंटेंट है, सबसे मतलब एंथ्रासाइट के बाद लो मॉइस्चर कंटेंट है, और हाई वॉलेटाइल कंटेंट है। सो वॉलेटाइल इज़ हाई या एंड मॉइस्चर इज़ लो। ओके, लिग्नाइट का हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, इट इज़ हाई लिग्नाइट का, दैट इज़ करेक्ट। एंड सो या दिस इज़ हाउ मॉइस्चर कंटेंट आप देख लीजिए, लिग्नाइट का ज़्यादा है, इसका 3.3 है। और बट मैं वॉलेटाइल जो है वो सबबिटुमिनस जो है ज़्यादा है बिटुमिनस से, है ना। लिग्नाइट भी है इधर इसमें, तो लिग्नाइट का भी ज़्यादा है बिटुमिनस से। एंड लिग्नाइट मतलब आपका मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा है बिटुमिनस से, और साथ ही में इसका वॉलेटाइल मैटर वो भी ज़्यादा है। सो या आई गेस और कुछ रह रहा है। Now coming to the 107 question. Consider the following statements regarding petroleum reservoir and caprox. पूछ रहे हैं कि following statements बताइए petroleum reservoir and caprox को लेके. So starting with the third statement, shale and clay are pervious caprox and they cannot retain petroleum. That is not correct. They can retain the petroleum. They make a very good caprock. So statement third वाला तो ये option तो पहले काट दिया. Okay. Now the most suitable reservoir rock are sand and sandstone. That is correct. Second is correct. Second is correct. Clay has low porosity and less permeability, and it is not a suitable reservoir rock. I have a doubt in the statement. I'll check it out. It has low permeability, but the porosity is not low. Porosity is really high, so it does not make a suitable rock reservoir. That might be also correct. So second statement is correct. One I'm in doubt, but option 107 would be, yeah. कमिंग टू द 108 क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका एरियाज पे ज़रूर आता है कि किस एरिया में क्या मिल रहा है, मिनरल डिपॉजिट पक्का आएगा। सो ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। डायमंड आपको कहाँ पे मिलेगा? माजगोदान मध्य प्रदेश, चाल्क हिल्स तमिलनाडु, मंगापेटा आंध्र प्रदेश, अमरकंटक मध्य प्रदेश। सो जो आपको डायमंड है वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, मच गवन में। ठीक है, माइंस हैं। बेराइट आपको मिलेगा मंगापेटा आंध्र प्रदेश में। बॉक्साइट एल्यूमिनियम आप समझना, बॉक्साइट किसका, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम मिलेगा अमरकंटक में। ए कुछ इस तरह से याद कर लेना। ठीक है, मैग्नेसाइट चौक हिल्स तमिलनाडु, दे फाउंड इन द चौक हिल्स ऑफ तमिलनाडु। ओके, सो डायमंड इज मजगवन, सो A4 ये आपके हो गए। बेराइट आपको, बॉक्साइट आपको याद रहेगा कि बॉक्साइट अमरकंटक में मिलेगा, तो C1, दिस वन इज करेक्ट। सो अगर हम पूरा एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं कि आपको जो भी टॉपिक मेंशन करे गए हैं आपके सिलेबस में उनसे क्वेश्चन आया ही आया है, लेकिन कुछ चीज़ें कांस्टेंट है। एक तो आपके और के क्वेश्चन एक पक्का आएगा, ठीक है। एक आपका एरिया पे क्वेश्चन पक्का आएगा कि आएगा ही आएगा एरिया पे क्वेश्चन, ठीक है। और दो
क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपके स्ट्रक्चर्स पे और टेक्सचर पे तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन तो यहीं पे सॉर्ट हो गए 12 में से, है ना। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और देखी है कि दिस प्रोसेस पे क्वेश्चंस भी आएंगे 1-2। तो मतलब 12 में से आपको फिक्स चीज़ें कम से कम 7-8 मिल रही हैं। 7-8 फिक्स क्वेश्चंस हैं जो याद करने हैं और सिर्फ उन्हें मैच करना है, उससे वो हो जाएगा। सो विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो। आई विल कम अप विद द अदर प्रीवियस ईयर वीडियो सून एंड आई होप you keep studying and thank you.